I went to school directly to the fifth standard. And my father used to teach me in the morning and also sometimes in the evening. शाम को सुबह जब वो स्कूल से आते थे वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल आके मैं स्कूल के लिए बस नहीं था मैं तो कभी कभी जो है बस सुबह कितना गांव से कितना पैदल जाना पड़ता था स्कूल के लिए? 5-6 किलोमीटर मिलिट्री स्कूल है हम सैनिक स्कूल को नहीं सुना था कौन जाना एग्ज़ाम देने के लिए हासन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कौन जाना सकता है मैं अकेला था जो हाथ उठाए पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? मेरा पहले पोस्टिंग जो है जैसे हमारा ट्रेनिंग हो रहा था उसके बाद हमने ट्रेनिंग में गया गनरी में वो बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का ये युद्ध का 71 का वो पूरा हबब था. When did you leave army and why? Yeah. Why so early? I had army because my parents were getting old and my mother was not well. So I went to the commander and I said, look, I want to go home. नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार. डायलॉग्स में आपका स्वागत है. भारतीय विमानन के इतिहास में बदलाव के लिए दो नाम जाने जाते हैं, जाने जाएंगे. JRD टाटा, जिन्होंने भारत को उड़ान भरने का सपना दिया, और कैप्टन GR गोपीनाथ, जिन्होंने उस उड़ान को आम आदमी तक पहुंचाया, कॉमन मैन को उड़ना सिखाया. एक ने कहा भारत उड़ सकता है, दूसरे ने कहा भारत में सबको उड़ना चाहिए. कैप्टन गोपीनाथ से आज हमारी मुलाकात होगी और इस देश में हम सुनेंगे किस्से विमानन के इतिहास के पिछले 20-30 साल के. कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई साक्षात्कार नहीं है, कोई गपशप नहीं है, सिर्फ कहानी सुननी है. आज हिंदुस्तान में उड़ान की दुनिया कैसे बदल गई. कैप्टन, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. सबसे तो पहले ये कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? उससे पहले थोड़ा कहानी, अगर कहानी पूछे हो. जी जी. I was born in a remote village called गोरूर. एक बहुत छोटा सा गांव. इधर से बेंगलोर से 3.5 घंटे का रास्ता. जी. एक हेमावती नदी, तो कावेरी नदी का मेन सब ट्रिब्यूटरी है, उसका सब नदी है. उसके किनारे में है. इट्स ऑन द बैंक ऑफ द हेमावती रिवर. गोरूर करके नाम. मैं उधर में पिताजी एक मास्टर जी थे. ही वॉज द टीचर ऑफ द लोकल विलेज स्कूल. वही गांव में वो गांव का विलेज स्कूल का हेडमास्टर भी थे, और अलग अलग नज़दीक का. और उन्होंने मुझे बताया जब मैं बहुत छोटा था, उन दिनों में LKG UKG, LKG से पहले क्रैश वो सब नहीं था. क्योंकि आजकल है, आपको LKG में एडमिशन मिलना है 3 लाख 4 लाख डोनेशन देना पड़ता है बेंगलुरु में. सो सिर्फ प्राइमरी स्कूल था 1 2 3 4 और मिडिल स्कूल. फिर आप बगल के गांव के स्कूल में भी पढ़ने गए थे ना? नहीं, हमारा गांव जो है वो पंचायत हेडक्वार्टर था. उधर से 20 और गांव जी. उधर का शुरू में मिडिल स्कूल में, उसके बाद हाई स्कूल में आते थे. अभी जो है हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, हर गांव में भी मिडिल स्कूल है. हाई स्कूल तो हर गांव में नहीं होगा आज भी. सो मेरे पिताजी ने बताया, आप घर में मैं आपको सिखाता हूँ, वो तुम्हें सिखाता हूँ, तुम खेलो, खेती जाओ, उधर ज़्यादा सीखना है जिंदगी के बारे में. खेत में जाओगे तो ज़्यादा सीखोगे. खेत में जाओ. हमारा घर में 15-20 गाय थे, वो गाय वाला जो है उसके साथ जाओ. हमारा उधर नदी है, नदी में जाके गो एंड स्विम इन द रिवर.
और तैरो, उधर तैरो बोलते हैं आप. So he would take me to the village river. He taught me swimming. He was a good swimmer. उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाया. और जब खेती में जाते थे, छोटा सा हमको ज़मीन था, उन्होंने मुझे दिखाते थे उधर का दलित लोग, वो जैसे जैसे खेती में काम करते हैं, गाते हैं. कोई भी मशीन में लेथ में काम करता है वो गाता नहीं. अगर कोई गाता है वो खेती में गाय के साथ जब खेती करता है, जब when he plants the paddy saplings, और जब हार्वेस्टिंग करते हैं, people sing and they have got different songs for different occasions. And they're in the mud, in the slush. They're eating the crabs from there, they're taking the spinach from there. And the kid is also there in the thing, and he's telling me, you cry in the house, you don't eat on time, you complain all the time. Look at them, you know. So he was all the time showing me people who were less fortunate than me. वो विलेज जो गांव का it was a great learning. वो गांव का साहूकार को नहीं दिखाता था. उसके लिए उन्होंने मुझे टैगोर का, गांधी का, सुभाष चंद्र बोस, उनका कहानी पढ़ता था, तो कहानी सुनाता था. सपना देखने के लिए, बड़ा बनने के लिए साहूकार को नहीं दिखाते थे, मुझे ये लोग को दर्शन देते थे. So I came in this one. So my first day in school was in Gorur in the 5th standard. I went to school directly to the 5th standard. And my father used to teach me in the morning and also sometimes in the evening. शाम को सुबह जब वो स्कूल से आते थे, वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल आके मुझे पढ़ाते थे. पहले शुरू में स्कूल के लिए बस नहीं था, तो कभी कभी जो है बस सुबह गांव से कितना पैदल जाना पड़ता था स्कूल के लिए? 5-6 किलोमीटर पैदल जाते थे, पैदल आते बहुत दिन. उसके बाद बस आया. बस उस टाइम भी था, पर तो बस जो है सुबह 7 बजे था, उनका स्कूल था 10 बजे. सो उन्होंने आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पैदल जाते थे. So this is how a small teacher, is a teacher of a small school, तो जैसे बोलते हैं poor teacher. पर तो वो उनका हमारा पॉवर्टी, वो जो लेबरर का पॉवर्टी है या छोटा फार्मर का गरीबी है, वो नहीं था. जो एक टीचर है, हम 8 बच्चे थे, उनको पढ़ाने में, उनका स्कूल में भेजने में, हॉस्टल में भेजने में, बाद में जी. ये हमेशा उनमें पूरा फाइनेंस हमेशा टाइट रहता था. परंतु पूरा कभी भी ऐसा नहीं लगा हमको ये जो बोलते हैं दूसरा आदमी को देख के ये बोलते हैं एनवी, जेलसी नहीं था. तो पूरा रोशनी था. आप बचपन से ही बड़े सपने देखते थे आप क्या? तो पहले दिन स्कूल में हमारा 7th स्टैंडर्ड में हमारा हेडमास्टर ने आके पूछा, इधर कोई एक मिलिट्री एग्जाम आया है, उसको बोलते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल है. हम सैनिक स्कूल को नहीं सुना था. कौन जाना एग्जाम देने के लिए हासन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कौन जाना सकता है? मैं अकेला था. हम सब हाथ खड़े किया आपने? हम बेयरफुट थे, पूरा यूनिफॉर्म नहीं था और नंगा पैर में जाते थे. बाकी लोग का खेती करते हुए, उनका दलित लोग है, खेती करते हैं, ट्राइबल, उनका बच्चे भी थे. वो नदी को पार करके भी आते थे. हम भी, हमारा गांव में ही था. मैं आधा किलोमीटर पैदल चल के आके बैठता था. तो मैं अकेला था जो हाथ उठाए. मैं घर में आके मैं पिताजी को पूछा मिलिट्री क्या होता है.
आज भी जो है आप गांव में जाएंगे, उधर होटल के ऊपर लिखता है मिलिट्री होटल और किसमें लिखता है ब्राह्मण्स होटल और कन्नड़ा में ब्राह्मणर होटल। तो उधर नॉन वेज नहीं लिखते हैं, वेज नहीं लिखते, मिलिट्री होटल। इसका मतलब मैं फ़ायदा बताया कि वो उधर नॉन वेज देते हैं, मटन चिकन वगैरह देते हैं, वो मिलिट्री में वो लोग इसलिए मिलिट्री लिखा है। तो मैं थोड़ा पतला लड़का था, ये गांव के बाकी लोग बहुत बड़े थे, मैं सोचा ठीक है, मैं अगर मिलिट्री जाएगा थोड़ा हम बलशाली बनेंगे ऐसे। और गांव से बाहर जाना, निकलो बाहर से, जो भी एक तरह सपना था मैं गांव से बाहर जाऊं, वो सपना उसको बाहर। एक बहुत बढ़िया एक छोटा सा पोएम है, मैं कन्नड़ा में बोलता हूँ जी, कोई कुछ लोग होंगे वो सुनेंगे, और उसके बाद इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन करेंगे, आप हिंदी में कर सकते हैं जी। वो उनका नाम है पुति नरसिम्हाचार्य। उन्होंने लिखा है गुड़ियाचे गड़ियाचे गिड़दाचे होगोण बन्निरो होसनाडिगे। इट सेज बियॉन्ड द वुड्स, बियॉन्ड द टेम्पल, बियॉन्ड द बॉर्डर, लेट अस गो टू न्यू लैंड्स, टू डिस्कवर न्यू लैंड्स बियॉन्ड द बॉर्डर्स। अगर आप कुछ डिस्कवरी करना चाहते हो, कुछ आप खोदना चाहते हो, आपको सपना देखना है बाहर जाने के लिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आप जो है जो जहाज है, जहाज में जाना है या बोट में जाना है, वो रिस्की है, उसका सेफ्टी है, वो बीच में है, हार्बर में है, बंदर में है, उसको सेफ्टी है। नहीं तो आप समुद्र का किनारा एक घर खरीदो, पर तो जहाज जो है बनाता है शहर के लिए, इट इज़ फॉर जर्नी। इसका मतलब है वो दूसरा किनारा नहीं पहुंचेगा, उसको चांस है वो पहुंचेगा ही नहीं। पर तो अगर आपको किसी को देखना है, नया दुनिया देखना है, नया, तब जो है आपको सेलिंग करना है ना। सो कोलंबस जो बोलते हैं, उसने यूरोप में जब खड़ा होता, वो इटालियन सेलर था, बहुत बढ़िया सेलर था। उसने वो सोचा मैं समुद्र के किनारे पे हूँ, गोल नहीं है, तब पता नहीं था गोल नहीं है, भूमि गोल नहीं है, फ्लैट है, मैं इधर बैठा हूँ, समुद्र है, तो इसके मतलब उस तरफ भी लैंड होगा। तो हम इंडिया डिस्कवरी करना है, खोजना है इंडिया। तो मैं एक बोट में जाएगा, एक छोटा सा बोट। तो उसने जाके उन इटालियन किंग से पूछा, हमको कुछ पैसा दो, खाना दो, कुछ आदमी को दो, उनको भी पैसा देना है, इंडिया को खोदना है। उस दिन इंडिया बहुत फेमस था क्योंकि इधर से सिल्क वगैरह, गोल्ड वगैरह, स्पाइसेस वगैरह। तो इटालियन किंग उसको बात नहीं सुना, तो स्पेनिश किंग ने दिया, वही फर्स्ट वेंचर कैपिटल। और जाके उसने इंडिया का बगैर वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका उसका ढूंढा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी ऐसे बड़ा चीज़ जो है, जो लोग डिस्कवरी किया है, खोजा है, वो तो दिल से है और सपने से है, पैसे से नहीं। छोटा पैसा मिलता है। आर्मी में भी जाने का सपना था ये, तो या उसके बाद संयोग था क्योंकि आप सैनिक स्कूल में पढ़ते थे? नो, सैनिक स्कूल में मैं पहली दफ़ा जब गया, वही कहे नहीं, वो हासिल में गया मैं बस में, उसके बाद एग्ज़ाम में देखे ना, वो एग्ज़ाम तो इंग्लिश में था, तो हम फेल हो गया। तो मैं आके रो लिया हेडमास्टर के पास, ऐसा हो गया। मैं फादर घर में नहीं था, वो बेंगलोर में गए थे विजिलेंस करने के लिए, इनविजिलेशन, वो एग्ज़ाम पेपर्स करने के लिए। तो हेडमास्टर ने मैंने सुना थोड़ा वो कोई रोता है, ये चीज़ होता है, जो चलता है वो गिरता है, ऐसे कुछ बता दिया मुझे।
तो उसने क्या किया, वो गांव में बैठ के एक पोस्ट कार्ड में लिखा डिफेंस मिनिस्ट्री को, क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम डिफेंस मिनिस्ट्री देता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में लिखा, आप लोग क्या है, इंग्लिश और एक भाषा है, इंग्लिश बुद्धि नहीं है, आपको अगर गांव का बच्चे चाहिए मिलिट्री में, आप कनाडा में दो। ये क्या मजाक कर रहे हो करके एक गुस्से में पोस्ट कार्ड डाल दिया उसने। बदल गया उसके बाद? हाँ, बदल गया। उसके बाद जो है एक लेफ्टिनेंट कर्नल मलिक, जिसको हमने मिला बाद में, उसने एक लिखा, थैंक यू सो मच मिस्टर नंजुंडया, वो नाम था उनका, इट नेवर अकर टू अस, हमको ये पता नहीं हुआ, हम अभी कनाडा में एग्ज़ाम देंगे। तो फिर जो है हेडमास्टर ने पूछा, एग्ज़ाम अभी कनाडा में है। फिर जैसे मोहम्मद गजनी जो बोलते हैं, मैं अकेला वो गया, इस दफ़ा हम पास हुआ। तो उसके बाद मैं सैनिक स्कूल में 4 साल पढ़ा, और उसके बाद एक यूपीएससी एग्ज़ाम दिया एनडीए के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उस पर हमने, हमारा स्कूल से हम एक ही सिलेक्शन हुआ उस टाइम पूरा स्कूल में साइंस शाला में। ये कौन से साल की बात है? 1963 में हम सैनिक स्कूल को ज्वाइन किया, हम 12 साल थे। और 66 में हमने एग्ज़ाम लिया एनडीए के यूपीएससी का। उसमें हमको पास हुआ, इंटरव्यू हुआ 3 दिन का, उसके बाद मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ, हमको एडमिशन हुआ। एनडीए में 3 साल था, मैं आर्मी लिया, और एनडीए से हमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में गया। देहरादून में 1 साल का ट्रेनिंग, इससे नेवल कोचिन में जाते हैं, और एयरफोर्स वाले हैदराबाद बिदार फ्लाइंग स्कूल में जाते हैं। हमने आर्मी में गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी बहुत बढ़िया एकेडमी है, जैसे एनडीए है। एनडीए में 3 सर्विसेज भी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों हैं एनडीए में। आईएमए में एक ही है देहरादून में। उसके बाद 1 साल के बाद हमने ऑफिसर बन गया, मैं 20 साल था। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? मेरा पहले पोस्टिंग जो है, जैसे हमारा ट्रेनिंग हो रहा था, उसके बाद हमने ट्रेनिंग में गया गनरी में। वो बांग्लादेश का, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का ये युद्ध का 71 का वो पूरा हबब था हवा में। तो हमारा 10 मिलियन 1 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम्स, ये मुस्लिम कंट्री था, कुछ हिंदू भी, 10 लाख लोग जो है इंडिया में आ गया, रेफ्यूजीज, उधर मार्शल्ला हुआ। तो मेरा कोर्स कटशाट हुआ। हमका पूरा जो कोर्स में थे, कुछ इन्फेंट्री, कुछ आर्मर्ड कोर, कुछ ऐसे, सब लोग को वॉर फ्रंट में भेज दिया। सो मेरा यूनिट था सिक्किम में। मैं सिक्किम पहुंचा। जैसे मैं सिक्किम पहुंचा, मेरा यूनिट था गैंगटॉक से ऊपर चांगू में 10,000 फीट में था। और जैसे मैं गया 7 बजे, तब जो है उन्होंने बताया अनपैक मत करो, सुबह जाना है बांग्लादेश बॉर्डर, ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर। 71 वॉर के शुरू होने के बाद की बात है ये? पहले शुरू होने का जब हुआ, संकेत मिला हो जाएगा। ओके। सबको इंटरनली पता था, जब मूवमेंट शुरू हो गए थे। मानिक शाह वाज आर्मी चीफ। पूरा आर्मी में होता है 24 आवर नोटिस, 48 आवर्स नोटिस, 72 आवर्स नोटिस फॉर मूविंग। सो 74 नोटिस मतलब 24 आवर में आपने सब कुछ पैक करना है, जो बेस में रखना है उधर रखना है। जो लोग उधर पंडिची होता है, कैंटीन होता है बनिया का, और कुछ सामान होता है जो आप नहीं ले सकते हैं, उस पहले ही पैक बॉक्स होता है, उसमें रख दो। उसके बाद जो लेके जाना है उसके लिए अगर एक्स्ट्रा ट्रक चाहिए, कितना ट्रक चाहिए, हमारा कंपनी में ट्रक है, सब आपने लेके पैक करके, पूरा एम्युनिशन, आर्म्स, पूरा सब कुछ लेके आपने जाना है। सो मेरे ख्याल में 48 आवर्स या 24 आवर्स नोटिस मिला था। जैसे मैं बताया, उन्होंने बताया अभी हम सब पैकिंग कर रहे हैं, सुबह 5 बजे हम निकलेंगे। अब सो पूरा रात हम नहीं सोया, क्योंकि सब लोग उठे थे।
मैं 20 साल का था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने उधर सिलीगुड़ी में पहुंचा। सिलीगुड़ी इज़ द प्लेस बिटवीन भूटान बॉर्डर एंड द बांग्लादेश बॉर्डर। इट्स ओनली 30 किलोमीटर्स। उसको बोलते हैं चिकन नेक वाला एरिया। तो सिलीगुड़ी हेडक्वार्टर्स वो 33 कोर हेडक्वार्टर्स था। वो 33 कोर जो है उसके अंदर बहुत बड़ा है। जैसे एक आर्मी के अंदर 3-4 कोर होते हैं। एक कोर में जो है लेफ्टिनेंट जनरल होता है और टैंक का एक डिवीज़न होता है, इन्फेंट्री का 2-3 डिवीज़न होता है, आर्टिलरी का होता है, टैंक्स का होते हैं ऐसे। तो हम आर्टिलरी में थे। पूरा अक्टूबर में ही जैसे हम उधर निकलते थे युद्ध को, हमको सिर्फ याद है अभी मानेकशॉ आया हम सबको मिलने के लिए। मैं हमारा सीओ के साथ तब गया था कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं सीओ के साथ, मैं उनका इंटेलिजेंस ऑफिसर था। मानेकशॉ बहुत कैरिस्मेटिक, बहुत उनका वर्चस्व था, करिश्मा। और उसने आया, आर्मी कमांडर थे, मानेकशॉ थे, कोर कमांडर थे, ब्रिगेडियर थे। मैं नया हूँ। और मानेकशॉ के सबसे शेक हैंड किया, छोटा सा भाषण दिया, वेरी इंस्पिरेशनल भाषण, विश्ड अस वेल। एंड हम जो है नेक्स्ट डे वी वेंट टू द वॉर फ्रंट। तब तक कोई मुक्ति बहिनी जो है एक फोर्स था, रेबल फोर्स बांग्लादेश में बन गया था। जो लोग आर्मी को छोड़ के, पुलिस को छोड़ के और कुछ लोग सिविलियन जो है वो लोग एक मुक्ति बहिनी बनाया। ये पाकिस्तानी मिलिट्री को मार्शल लॉ हो गया। शेख हसीना का फादर मुजीबुर रहमान एमपी थे। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट वगैरह किया, उनको अरेस्ट कर दिया, मार्शल लॉ कर दिया। वो ऐसा हुआ। तब जो है हमारा यूनिट का कुछ ऑफिसर बांग्लादेश के अंदर ही थे तब, बॉर्डर में ट्रेनिंग देते हुए। और इधर उधर थोड़ा सा फायरिंग वगैरह होता था। और 15 दिसंबर को, 14 दिसंबर को एक्चुअल अटैक हुआ। तो हमने जो यूनिट के साथ था, हम यूनिट के साथ गए। हमारा यूनिट में भी कुछ ऑफिसर मरे, कुछ ऑफिसर को इंजरी हुआ। मैं हमारे यूनिट के साथ था, गनरी ऑफिसर। जैसे पहले कुछ दिन बहुत इंटेंस वॉर था, बहुत उन्होंने वेस्टर्न, उधर भी युद्ध शुरू हुआ था वेस्टर्न पाकिस्तान बॉर्डर में, पंजाब, पाकिस्तान, राजस्थान, कश्मीर, वो बॉर्डर में भी हुआ, इधर भी हुआ। इधर वो लोग जो है जो आप बोलते हैं पूरा डिस्पिरिटेड आर्मी, उनमें स्पिरिट नहीं था, क्योंकि वो 2 साल मजा करते थे, रेपिंग विमेन, प्लंडरिंग। वुमेन सबको उन्होंने कब्जा कर लिया था, क्योंकि अगर वुमेन को रखेंगे तो नेगोशिएट मर्द लोग होंगे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मर्द लोग छोड़ते ही जाते थे। सो जैसे हमने पहले जो गांव में गया, हेडक्वार्टर को अटैक हुआ, मैं मेरे सीओ के साथ गया। वो एक रूम में जो है 10-12-15 लेडीज थे रूम में, उन्होंने लॉक किया हुआ। इसका उन्होंने बहुत अत्याचार वगैरह करते थे। सो डिस्पिरिटेड आर्मी था। और 2000-3000 किलोमीटर गैप है, पूरा नेवल कट ऑफ हो गया, एयर कट ऑफ हो गया। और बहुत बढ़िया प्लानिंग मानेकशॉ से, दूसरा आर्मी कमांडर से, अरोरा वगैरह सरदार जी थे, वो जेफआर जेकब। सो 15 दिन में पाकिस्तान सरेंडर हो गया पूरा। हमने उनके पीछे पड़े, ओके, एंड देन दे गॉट एनसर्कल्ड। और आई थिंक 30 दिसंबर और समथिंग लाइक, और 31 दिसंबर उनका सरेंडर हो गया। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री 100,000 पीपल सरेंडर्ड, their ranks were taken off, they gave the arms, and they were taken to prisoner of war camps. So that is one story. Okay. After that I served, went back to Kashmir, Sikkim. It is in the China border, called Chola, called Nathula. Next to Nathula is Chola. Nathula is the place where China had overrun us. Chola is next to that. It is higher than, it was at 15,400 feet. The minus temperature in summer was -3, in winter is -25-30. So I was posted there in the
picket as an observation officer to see the Chinese border. And between me and the border, there's a lake there, and Chola Lake was there. And I was posted along with the J&K rifles. There's another second lieutenant, many people know, he is there on the television many times, called Major General Bakshi. He was a second lieutenant. टीवी पे आते रहते हैं. मुचू बख्शी. वो अभी तभी भी ऐसे थे थोड़ा, ऐसे बोलते क्रेजी बख्शी, बट फियरी बख्शी. वो सेकंड लेफ्टिनेंट था, वो थोड़ा नीचे था हमसे, और मैं 500 नीचे, और मैं ऊपर था 15,000. उधर हमने 18 months था. उसके बाद I came to Assam border. I did a lot of trekking in the Tibetan borders. Then I went to a lot of courses. Then I went to Kashmir. Then I went to Rajasthan. I went to Trivandrum. And finally, after 8 years in the army, and I was, I think about. No, when did you leave army and why? Yeah. Why so early? And then by each time I had seen a lot of army. I had seen a war. It was a great, even today, though there is a bit difference. Sometimes there are attempts to bring in community in that, but I think the army is not. It's still very secular. In the secular. And you had got married by then? No. It's very secular in a larger sense, not in the sense of BJP or Congress. It's very secular. You know, if you have a unit where there are Christians and Hindus and Muslims, there's a Mandir parade, everybody goes there. If you are in a Sikh regiment, the Hindu goes to the Sikh Gurudwara. And there have been Air Force generals, Air Force Chief Marshal was Latif, was Air Chief. The generals in the army who were Muslims. So it's very secular. The Hamid, who got the Paramveer Chakra, was a Muslim. So when did you leave army? Yeah, I left the army because I had now seen 8 years of the army. I had seen everything in the army. I'm still very young. And I took a motorcycle and traveled the whole of North India. After leaving army? No, when I was in the army. Okay. Then in the army I took a 4 months leave and went to USA and Europe and did hitchhiking and trekking for 10,000 kilometers. I came back, I had seen a lot, and I was a bit restless. I said, now I'm in government. I had 8 years of training, 8 years of army. It was a great life, adventurous, enjoyed it, and still relatively, even today and then, less corrupt. But corruption is always there everywhere. But less corrupt, jobs are done, you don't have to pay anybody. All those things were great things, but then I said, there's more to life than just being in one place. So you came back home? So I said I want to leave the army because my parents were getting old and my mother was not well. So I went to the commander and I said, look, I want to go home to be with my mother. And he said, he's a great, he became a general later, General Narahari, because he said when he took over, he says, work hard, party hard, play hard, party even harder. Work very hard, play harder, party more. Was that kind of a guy he was. He said, yes, if your heart is not there, it's good for the army and good for you. You better go, I'm sure you will do well. And I also felt that after 8 years of training, 8 years in the army, if I can't make a life for myself with my whatever I have learnt, with my energy, then I'm unfit, even for the army. So what I have learnt in the army. So I resigned and I got 6,500 rupees. Total. That was my gratuity because I had to put in 20 years of service. Because my salary itself, for an IAS, IPS and army officer, my salary was a bit more because I was in I used to get other high altitude allowance and other things. And a bottle of rum was 1 rupee. So the food was free. So my mess bill was only 5-6 rupees. Even that was high. So it was a good life. But of course, the police have different kinds of power. It's more glamorous for some. IAS is more glamour. Army has its own glamour.
So I resigned because my last salary was 1,300 rupees, all told. That's what an IAS, IPS, an army officer would get. But you had to put 20 years for pension. But I was taking a premature retirement. So no pension. I got 6,300 rupees a gratuity, which is 50% of my basic pay, I think, for that many years, whatever. Yes. What about that? So I took that, and I came home, and to cut the story short, I told my father I come back, and we had lost all the lands under a dam, and whatever little lands we had. Some were under tenancy, and the tenancy existed, but they used to give us something, but tenancy had come to an end. So when it got submerged, we lost everything. And 60 villages were submerged. So my father said, everybody is becoming, are you mad? I made you I did everything, I put all my energy in you to make you an army officer. We were so proud, you were the first army officer from the village. And you have come back. What will you do here? Agriculture is difficult. It's difficult. Even today we don't get labor. This was in 1978, 79. He said we don't get labor. See, just look at the irony. Even today, problem in agriculture. No labor. People from Bihar come, people from other areas, Chhattisgarh come, Bangladeshi, Odisha, people who have resettled here in Assam, they come. My father said, we are not getting labor. I'm a teacher, though I do some farming, but I don't do the kind of farming a normal, hard-working labor does, who are real. They are the real aristocracy of this land, then and today. So what will you do? It's all dreams are okay, Then Pashupalan and then... so I said, what happened to our lands? He said, you have got some 8 acres of land in a remote place, 100 kilometers from here. We have not seen it. It's barren land, unreclaimed, virgin lands. So my uncles had 8 acres, so totally about 32 acres. All of them said, we do not want to go, we want to sell it off. But they couldn't sell it at that time, because with the government land you can't sell it for 15 years. So I said, since we are not going there, you take it. So pay us something. So I said, when I came back, I said, I didn't know what to do, but I knew what I didn't want to do. मुझे ये पता था कि क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहना है, वो मुझे पता था. क्या करना मुझे नहीं पता था. खेती करेंगे, कुछ करेंगे. Maybe I'll become a National Geographic journalist. I like trekking, nature, and I could write a little bit, I could go to USA, all kind of dreams. Then suddenly it occurred to me when I asked my father, he said, none of them, because I didn't want to stay in the village also. I said, sometime I'll stay in the village, take care of my parents, and then get some land from my club. But he said that's 100 kilometers away. So next day I came, I had a bullet motorcycle. I asked the location, I went to that village, and I took a village accountant. We had to walk about 3-4 kilometers, 5 kilometers, because motorcycle wouldn't go. मतलब जमीन की पहचान के लिए. पहचान के लिए. It was on the bank of a stream, and he said, आपका जमीन ये है. So I said, oh my God, I said, now I can, as I was dreaming, I was also planning. I can have cows. It's something nice, about cows. Not in that religious sense. I'm not saying it's bad. तभी आइडिया आया था रेशम का कीड़ा पालेंगे. Yeah, I'll have 5-6 cows, so I'll get milk every day, income. I'll get gobar for the manure. I'll have a gobar gas plant because it was remote, there was no electricity. I'll have a gobar gas plant for cooking, and I'll have a lamp in the gobar gas. Then I'll have a poultry. I can get every 2 months. I'll do
put coconuts, it will take 10 years. So 10 years I had to hold it. If I hold it here for 10 years, the coconut will give yield for next 100 years. You know, this is called as Kalpa Vriksha, forever. I'll have bananas once a year, I'll have some crops, I can read. You know, when I take walks. कितने साल में ये establish हो I गया said था? all that, and I wrote a plan, but no bank wanted to give me money. And one day when I was, when I didn't have electricity, I had planted the coconuts, but I had no electricity. I was watering the plants with 5-6 other labor with pitchers. उसके साथ अपने pitcher जो बोलते हैं हाथ में निकाल के. Then I saw some man standing there and said, "Are you Captain Gopinath?" I said, "Yes." They said there's some madman here who is come doing to Kheti and he's in a tent. You know, so I went to Bangalore to bought a tent and took a Doberman dog, took one boy to help me, and we went and stayed in the tent, not in the village. Okay, I can be close to the earth. And I said, "Yes." He said, "Which bank has given you the loan? Have you gone to your bank?" I said, "No." I said, "Nobody is giving me a loan." He said, "You meet me in the evening." Because he saw me, he said, "I was going to that village, somebody told me this is a place I came to see," and he saw me working. He was a banker. Huh? He was a He banker. was a banker. His name was Chandrasekhar. And he saw me without telling me I'm coming. And it was very hot by the time. I took him around, showed him around what we were doing. We were still cutting all the undergrowth. And in some places we had put coconuts. Some places we still had to cut the undergrowth. It was very hot. He had also walked. And I said, "I cooked something for you along with my boy. So would you like to have lunch?" He said, "Okay." I had made some sambar. My mother had given sambar powder. Made some sambar and cooked. Gave him that. He said, "Come in the evening." So I went in the evening. He had in his house, he sat there. He had a typewriter and I said, "This is what I want to do." I wrote down in a piece of paper. He converted it into a business plan and made a project report. Anyway, to cut the story short, it took me about few months to get that loan of 1 lakh, some 40,000 rupees. But when the loan came, the bank said the land value is only 3,000 rupees an acre, you are taking 1 lakh 40. But I said, "Everything I'm putting in the land, that's fine, but we still want a guarantor." And that's when the reality hit me of life. Because I was in the army. But you know, if you are in the play, there's a very famous line in Ramayana also. If you're alive, good things happen to you, but you have to be alive. In the sense, that's what they say in Ramayana. Finally, last sentence is that Bharata says that actually. He waited for 14 years, and then he's told, and he's still wearing saffron robes, and he is waiting for Rama, keeping his sandals on the throne, but he's not sitting on the throne. When they say that Rama has come, I think he said, "Jivan Bhadrani Pashyati," I think. Which means that I'm alive. Thank God I'm alive to see this. That means if you had committed suicide, done something stupid, because I'm alive, I'm able to see this. So in that sense, because I was in the game and not given up. Let's say I had given up. It would have been not. But I continued, right? So somebody will come and make it happen for you. So in that way, I was superstitious. That this is what I want to tell everybody. If you work harder, you get luckier. Airlines. So after 10 years, yeah. Just before that, my father one day told me, he said, "Aapka abhi 28, you are 28,
आप शादी करो. I said, I don't have a bungalow, I'm not a captain in the army. He said, there's a proposal that has come. I said, but please write to them that I've got nothing here. I have to, let me earn some money, get stabilized, then I'll think of it. He said, you'll be an old man by the time. Because he knew that farming is not easy. So I kept telling him, then he said, you fool. How? That means poor people cannot marry, according to you. Because you are saying, I want to become rich, then I'll marry. So poor people cannot marry. So how that means all the laborers of yours should be bachelors then. Because they're all poor. All the poor farmers will have to remain poor, bachelors for life. They all marry. So, you know, life will show you the way out. In Kannada there's a proverb. Hutsono, the villagers always say, that's their resilience, you know. Something happens, he says, Huttus down, Hulmai Salvanta. The guy, the person who creates you, won't he also feed you? So my father said something like that. It will show you a way, marry. So that's when I said, okay, I went and saw the girl. And I didn't have a motorcycle, so my neighbor, Mr. Manjay Gowda, he said, sir, I'll give my gadi, bail ka gadi dunga. I'll give my... So she came in a bullock cart to see me with her father, mother. He was a DDPI in another village. So in that sense, she was more courageous because I was living in a tent that time. So we got married and had 2 daughters. Then to give them education, because my wish time had got stabilized, I was doing sericulture. I became the biggest silkworm farmer in India. Not rich in that sense. You know, I paid off the bank loan and I won the Rolex award for enterprise for my work in organic silk farming. उसी सिलसिले में आप चाइना गए थे? हाँ, उसी टाइम. So when I won that silk farming, this one, many people do not know I'm telling this. So the way to aviation was through the bullock cart. And as Churchill said, if you're going through hell, keep going. अगर आप नरक में जा रहे हैं, जाते रहो. तभी आपको स्वर्ग मिलेगा. Okay. So with that I came to Bangalore to put my children into some education. And when I came to Bangalore, by which time, because I had become very well known as a farmer, another small incident, I also then became very famous in agriculture. Every day I used to be in the paper, in the local Kannada news and the other ones, and also local English. I was in the paper because writing on agriculture, I had won a lot of awards. I used to go and give speeches in agriculture seminars. I wrote many articles. So I was a very well-known agriculture person, plus ex-army. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब बात करने के लिए. Thank you for taking the trouble.